अब ये वाली प्रॉब्लम है एंड जे एडवांस 2025 में पूछी है एंड फ्लक्स की प्रॉब्लम है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर इसका तरीका पता होगा तो। बाकी अगर नहीं पता होगा तरीका तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पहली बार में सोचना ये आसान नहीं होता है ना। मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं। एलन की एक AITS में भी आए थे, जहाँ तक कि मुझे ख्याल है शायद 21 में या फिर 22 में आए थे, है ना, ऐसे आए थे। बट यही वाला सवाल था, ऐसा ऐसा ही सवाल था, है ना। उसमें भी हमसे फ्लक्स ही पूछ रखा था किसी एक, वो तो बल्कि और टफ था, ये तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें फिजिक्स कहाँ तक लग रही है वो बता देता हूँ। क्या है, टू कोएक्सियल कंडक्टिंग cylinders of same length L with radii root 2r and 2r are kept as shown in the figure 1. The charge inside the cylinder is Q. ठीक है, जो इनर सिलेंडर है उस पे जो चार्ज है वो Q है। तो मतलब कि पॉजिटिव Q मान लेता हूं मैं इसको, है ना। और क्या दे रखा है, एंड द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड। अब ग्राउंडेड का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, जब भी अर्थिंग हो जाती है, अर्थिंग की है ना ये, तो जो बाहर वाला सरफेस होगा इस पे जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा अंदरली तरफ को, इस वाले तरफ को, वो होगा -Q। एंड बाहर जब अर्थ कर दिया है इसको, तो बाहर जो चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा इसके बाहर वाले पोर्शन पे, है ना। ये वाला मैंने चार्ज वाला कंसेप्ट लगाया है, जब अर्थ कर देते हैं उसको। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि जितना भी चार्ज है ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा जब ये कंडक्टर, तो फ्लो कर जाएगा नीचे को और चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, आई रिपीट के कंडक्टर के केस में होगा, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में अगर उसको ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया जाए तो सारा का सारा जो चार्ज है वो निचली तरफ को बह जाता है, ग्राउंड की तरफ को बह जाता है, अपनी ऊपर कुछ भी नहीं रखता है वो, ठीक है। द एन्युलर रीजन बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इक्वल्स टू 5। तो ये वाला जो डार्क डार्क पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, इसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इक्वल्स टू 5 भरा हुआ है ना। Consider an imaginary plane of length L and distance R from the axis of the cylinder. देखो जो सिलेंडर का एक्सिस है वो ये सेंटर है, ठीक है। ये ही सेंटर इस वाले सिलेंडर के लिए भी और इस वाले सिलेंडर के लिए भी कोइंसाइड करता है, मतलब कि इससे R डिस्टेंस दूर ये इमेजिनरी प्लेन है, जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है ये एक प्लेन है, तो ये R डिस्टेंस है, यहाँ पर हमें मेंशन भी किया गया है, ठीक है। फ्रॉम द कॉमन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर्स, ठीक है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो मतलब कि ये जो एक्सिस है, ये जो हमारी तरफ को ये वाला जो एक्सिस होगा इसके पैरेलल है, ये दिख भी रहा है हमें, है ना। द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर 2। ये चीज़ तो समझ आ ही रही है कि ये जो फिगर 1 है ये साइड व्यू है एंड ये टॉप व्यू है ना, फिगर 2। इग्नोरिंग द एज इफेक्ट्स, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन इज। अब देखो ध्यान से देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मार्क कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, देखो बाहर वाला जो हमारा सिलेंडर है, अंदर वाला जो सिलेंडर है उस पर चार्ज +Q है। तो देखो कंडक्टिंग और हॉलो है, अंदर से ये वाला जो पार्ट है ये हॉलो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एंड कंडक्टिंग सिलेंडर था, तो मतलब कि अंदर वाले पार्ट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर हमेशा हमारा मेटल कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर के अंदर हमारा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, है ना, हमेशा ही जीरो होता है। तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो मतलब कि इसका मतलब ये है, ये वाला जो प्लेन होगा जो काट रहा होगा इनर सिलेंडर को, इसमें से फ्लक्स भी ज़ीरो ही होगा, है ना। अब देखो जो ग्राउंडेड वाला बाहर वाला ग्राउंडेड सिलेंडर है, इससे भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही होगी, मतलब कि यहाँ भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है क्योंकि चार्ज हमारा ज़ीरो है। एंड जो ये वाला जो बाहर वाला प्लेन है, इससे भी हमारा फाई ज़ीरो ही होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो अब जितना भी बचा, जितना भी हमारा फ्लक्स बचा, वो सिर्फ इस वाले पोर्शन के लिए बचा है एंड इस वाले पोर्शन के लिए बचा। एंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, एक चीज़ देख लेते हैं ऐसे करके। ये देखो अपने इनर रेडियस वाले सिलेंडर के
इनर वाले सिलेंडर के हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे, और बाहर को निकलती हुई, और अंदर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर ऐसे, राइट, ऐसे करके। तो हमें सिर्फ इससे और इससे फ्लक्स पता लग जाए तो हमारा काम बन गया। कैसे निकलेगा पता करते हैं। देखो इसका स्टैंडर्ड तरीका है करने का, मैं ये चार्जेस वगैरह हटा देता हूँ। अगर तुम्हें ये तरीका नहीं आता तो सीखने की कोशिश करना है इसको, क्योंकि आ सकते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। देखो सेंटर से मैं पहले तो कार्टेशियन प्लेन डिफाइन कर देता हूँ कि ये वाला ऊपर वाला जो एक्सेस है वो y है और ये x एक्सेस है, मतलब कि इसमें जब भी मैं ऑपरेट करूँगा तो y एक्सेस होगा और इसमें जब भी मैं ऑपरेट करूँगा तो x एक्सेस होगा, ठीक है। तो मैंने y एक्सेस y डिस्टेंस ऊपर जाके, है ना, मैंने एक dy थिकनेस की स्ट्रिप मान ली जो कि सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर है, स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर है, एंड ये जो होगा ये थीटा होगा, यहां पर थीटा डिग्रीज इंक्लाइंड, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड्स थी, है ना, रेडियली मतलब कि यहां से परपेंडिकुलर होगी, तो मतलब कि यहां पर इस तरफ को है ना। एंड जो एरिया वेक्टर होगा इस पूरे प्लेन का वो डी ए वेक्टर होगा, स्मॉल डी ए वेक्टर होगा डी वाई थिकनेस की स्ट्रिप की वजह से, जो कि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एंड ई के साथ थीटा एंगल ही बनाएगा। ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, है ना, ज्योमेट्री से। अब हम इसका फ्लक्स लिखना शुरू करते हैं। देखो एक बार इस वाले प्लेन का निकाल लेंगे जो ऊपर प्लेन है, फिर दूसरी बार उसको ये वाला भी, क्योंकि ज्योमेट्री से सेम ही है, रेडियस वगैरह सेम है, यूनिफॉर्म है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जो हम इसका निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखो लिखते हैं, तो डी फाई क्या आ जाएगा, स्मॉल डी फाई क्या आ जाएगा इसके लिए, यहां लिख देता हूं मैं, छोटा सा, यहां नहीं आएगा, रुको यहां लिख देते हैं। जो डी फाई आएगा हमारे लिए इसके लिए वो आएगा ई डॉट डी ए वेक्टर, है ना, एंड इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट पहले हम ई लिख लेते हैं। ई क्या आएगा हमारा, ई आ जाएगा हमारा, मैं एक तो होता है ना 2k लेमडा बाय आर, है ना, सिलेंडर की वजह से आउटर रीजन पे, इनर सिलेंडर की वजह से आउटर रीजन पे, एंड इसकी वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनर सिलेंडर के आउटर रीजन की वजह से, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो 2r वाला सिलेंडर है ये आगे काम आएगा, क्यों आएगा मैं बताता हूँ। मैं इसको लेमडा के टर्म्स के बजाय सिग्मा के टर्म्स में लिखता हूँ, तो सिग्मा के टर्म्स में क्या आता है हमारा, ये सिग्मा इंटू रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर 2r रूट 2r बाय ये वाला r, जिस r के लिए हम लिख रहे हैं, जिस डिस्टेंस के लिए हम लिख रहे हैं सेंटर से, तो r इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ मान लेते हैं, चलो इसको ओ नहीं पी मान लेते हैं, थीटा और ओ मैं एक जैसा ही लिखता हूँ क्योंकि एट पॉइंट पी ये डी ई आ जाएगी हमारी, है ना, तो इसको डी ई नहीं सॉरी ई आ जाएगी, सॉरी, है ना, वेरिएबल नहीं है ये, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ नहीं होता हमारे सिलेबस में, ठीक है, जो मैंने लिखा है यही है, ई आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिग्मा इंटू रूट 2r बाय स्मॉल r इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा, एंड डी ए के बजाय मैं इस पूरे के पूरे थिकनेस के, ये जो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप मानी है इसके लिए मैं एरिया लिख दूंगा। देखो मैंने जो स्ट्रिप मानी है ना, मैं साइड व्यू से बताता हूँ कैसे मानी है। ये मैंने डी वाई थिकनेस की स्ट्रिप मानी है, यहाँ पर ऐसे करके मानी होगी, एंड इसकी जो थिकनेस है ऐसे करके वो डी वाई है, एंड लेंथ इसका एल है, तो डी ए जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा डी वाई इंटू एल, है ना, एंड ये डॉट प्रोडक्ट भी है तो एक कॉस थीटा साइड में लिख लेते हैं, बिल्कुल कॉस थीटा इंटू डी ए के बजाय मैं ये लिख देता हूँ जो मैंने लिखा है डी वाई इंटू एल, ये हमारा डी फाई आ जाएगा इसके लिए। एंड एक चीज़ और मिस कर रहे हैं हम कि ये जो के है
ये k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट के साथ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो 5 के हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी है, तो एप्सिलॉन के बजाय मैं एप्सिलॉन लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट के बजाय एप्सिलॉन लिख देता हूँ। एंड एप्सिलॉन को फिर मैं खोल देता हूँ, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, मतलब 5, है ना। तो मतलब कि एक 5 यहाँ भी आएगा बिकॉज ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बजाय मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर 1/5 भी कर देता हूँ। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बोली थी, ये जो हमारे पास आई है अभी इलेक्ट्रिक छोटा फाई, मतलब छोटा सा एक फ्लक्स, वो सिर्फ ऊपर वाले रीजन के लिए आई है, जो ये वाला मैंने ब्लू से मार्क कर दिया। इस वाले रीजन के लिए भी तो होगी, क्योंकि ये भी तो आ रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, यहाँ पर इसको 1 के बजाय मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, है ना। तो हमारा जो डी फाई निकल के आएगा, स्मॉल फाई निकल के आएगा, वो आ जाएगा 2/5 सिग्मा इंटू √2 r बाय स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट dy cos थीटा। अब इस पूरे में क्या वेरिएबल है, dy। अब dy को मैं ज्योमेट्री से निकाल लेता हूँ, कैसे निकलेगा देखते हैं। dy निकालने के लिए सबसे पहले मैं y निकालूंगा, फिर उसको डिफरेंशिएट मार देंगे। तो देखो y निकालने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा। इस पूरे ट्राइंगल से देखते हैं, ये जो ये ट्राइंगल बना है ना हमारा थीटा एंगल का, tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब कि y अपॉन r, है ना। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r tan थीटा, एंड dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। ये हमारी dy की वैल्यू होगी, एंड इसकी बजाय हम ये डाल देते हैं, तो 2/5 सिग्मा टाइम्स √2 r बाय r एप्सिलॉन नॉट dy के बजाय r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू एल कॉस थीटा, है ना। अब इस कॉस थीटा को भी मैं ना इसी के टर्म्स में लिख लेता हूँ, अपने जो हमारा इसके टर्म्स में आएगा, मतलब, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो आर है इसको लिख लेता हूँ इसके टर्म्स में, कॉस थीटा के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा के टर्म्स में ये वाला आर लिखा जाएगा, तो हमारा ना कॉस थीटा उससे कैंसिल ही हो जाएगा, ये वाला जो आर है ना। क्योंकि ये भी तो वेरिएबल ही है ना, आर जो है, आर लिखेंगे, कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, ये वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल देखने होते हैं हमें पहले कि क्या क्या हैं, उसके हिसाब से चीज़ें लिखनी होती है। स्मॉल आर को लिखने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस थीटा डिफाइन करते हैं इसी ट्राइंगल से, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो स्मॉल आर आ जाएगा हमारा आर इंटू कॉस थीटा। क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो जो बड़ा आर है वो नीचे आ जाएगा, तो मतलब कि 2/5 सिग्मा इंटू √2 r बाय r, कॉस थीटा भी था तो कॉस थीटा ऊपर ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट भी था नीचे, तो इंटू r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा एल कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा 2 बार है, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो सीकेंट से तो पूरा ही गया। अब हमारे पास जो बच गया आखिरी में, वाइट से लिख लेता हूँ ब्लैक पे, 2/5 सिग्मा √2, एंड r से r भी जाएगा, तो √2, एक ये r बचा तो r डी थीटा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारे पास पूरी चीज़ आ गई। अब क्या है, देखो ये जो पूरा है ये रेडियस है, एंड चलो पहले लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे। अब लिमिट डिसाइड करेंगे हम इसकी, क्या होगा, डी फाई जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा इसकी इंटीग्रेशन पूरे की, तो 2 इंटू सिग्मा इंटू √2 r, इसको ब्रैकेट में लिख दो, क्यों मैं बताता हूँ, इंटू एल बाय 5 एप्सिलॉन नॉट एंड डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं पूरा नेट फाई निकालने के लिए, जो हमारा आंसर है
है ना। एंड इंटीग्रेशन के लिए हम लिमिट सोचते हैं क्या है। लिमिट जो होगी वो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब इसके लिए मैं पूरा मिटा देता हूँ एंड पूरा मिटाने के बाद मैं लिमिट मार्क करता हूँ, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। अब देखो लिमिट कैसे होगी, ये आर था, सॉरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। हमने कहीं मिड में माना था, तो लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसके बीच में हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास ये पूरा फाई निकल के आएगा। अब इस पॉइंट पे हमारा थीटा क्या होगा, क्योंकि डी थीटा ही निकालना ना हमें, तो एंगल क्या होगा इस पे, जो छोटे वाला एंगल है ये निकाल लें, ये पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ऊपर जो रेडियस है वो √2r है, √2r, एंड नीचे जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा नहीं सॉरी, कॉस थीटा से r एक मिनट, कॉस थीटा से r बाय √2r, r से r जाएगा एंड ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो मतलब थीटा जो हमारे पास निकल के आ गया वो 45 डिग्रीज है। तो लोअर लिमिट हमें पता लग गई 45 डिग्रीज। अब बताओ यहाँ पर डिग्री में डाला जाएगा या रेडियन में डाला जाएगा। रेडियन में डाला जाएगा क्योंकि SI यूनिट्स में वही डिफाइंड है। तो रेडियन में क्या आ जाएगा, π/4, है ना, π/4 आ जाएगा 45 डिग्री इस वाले पूरे के लिए। एंड अब सिमिलरली हम ये वाला निकाल लेते हैं। ये वाला कैसे आएगा, ये ऊपर वाला 2r है, नीचे वाला r है, तो cos थीटा यहाँ के लिए भी लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू r/2r। ये आ जाएगा cos थीटा अगर 1/2 है तो मतलब कि थीटा हमारे पास 60 डिग्रीज आ जाएगा। तो मतलब कि ये पूरा एंगल ऊपर वाला 60 डिग्रीज है। 60 डिग्रीज को भी हम π/3 में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसको डिग्रीज में लिखोगे तो गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, कोई आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस वाले पूरे टर्म में पाए लाना है ऊपर। एंड SI यूनिट्स में भी जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, कभी भी इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा हमेशा रेडियन में आएगा, डिग्रीज में नहीं आएगा, ठीक है। अब सिंपली हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो 1/3 π/3 माइनस π/4 अपर माइनस लोअर एंड 2 सिग्मा इंटू ये √2r इंटू L/5 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास सिग्मा निकल के आ गया एंड ये पूरा आ जाएगा हमारा 3 एंड 12 पंजे 60 एंड ये एंड 2 सिग्मा √2r इंटू L इंटू पाई, है ना। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जो पूरा टर्म है, बल्कि 2b, ये वाला 2b, ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको इलाबोरेट करके लिख देता हूँ। सिग्मा तो है ही है, 2 इंटू रेडियस 2π इंटू रेडियस इंटू L, है ना, एंड ये सिग्मा तो है ही, एंड एप्सिलॉन नॉट इंटू 60। ये वाला जो पूरा टर्म है, दिस इज नथिंग बट चार्ज, क्यों, है ना, क्यों, क्योंकि चार्ज क्यों है, क्योंकि एप्सिलॉन नहीं, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया इज नथिंग बट चार्ज, है ना, चार्ज। तो सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड ये जो 2π रेडियस इंटू L है, ये √2r में रेडियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रेडियस ही तो है इनर वाले सिलेंडर का, √2r, है ना, ये जो √2r है ये रेडियस ही तो है इनर वाले सिलेंडर का। तो इनर वाले सिलेंडर का रेडियस तो 2πrl, जहां पर r जो है रेडियस है, L जो है लेंथ है, ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ सिलेंडर ही तो होता है,
है ना। एंड ये जो सिग्मा है ये उसका वो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये पूरा चार्ज ही हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया, फाई जो निकल के आ गया हमारा, वो Q/60 ε0 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। मैंने समझाया इतना सारा, इसीलिए इतना टाइम लगा, बट तुम भी अगर एग्ज़ाम में करोगे तो इतना ही करना, कम से कम सही करना है इसको। होने वाला सवाल था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। तो सी हमारा ऑप्शन आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था ये। एलन की AITS में भी पूछा गया है, एंड बहुत सारे AITS में पूछा गया है, ठीक है। कि उसमें क्या था, एलन की में भी बता देता हूँ मैं। एलन में क्या था कि एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दे रखा था, ये वाली एक डिस्टेंस दे रखी थी, ये वाली एक डिस्टेंस दे रखी थी, एंड हमें इसके बीच का फ्लक्स निकालना था। एंड वो फ्लक्स निकालने के लिए वो उन्होंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके देखी थी, दी हुई थी। बट ये वाला जिसको मेथड समझ में आया हुआ था, वो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकता था। एंड सेंगेज में भी ऐसे क्वेश्चन है, सेंगेज जो बुक है उसमें भी है, एंड सारी बुक्स में ही है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, इजी क्वेश्चन ही था, बट मॉडरेट टाइप मान सकते हो एग्ज़ाम में बैठने के लिए।